जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बीएसएससी का सेट नंबर 19 लेंगे। इसके पहले 18 तक कंप्लीट कर दिए हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाके देखिएगा, और नए होंगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में देगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो आज सेट नंबर 19 है। आप भी कॉपी कलम लेके बैठेगा, आप भी सेट प्रैक्टिस करते चलेगा, और जितना सही होगा लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके पिछला वीडियो, पुराना वाला वीडियो 18 तक जरूर देखिएगा, नहीं देखोगे तो। ये वॉल्यूम 1 है जिसमें 25 सेट है, आज 19वां सेट है। तो आज सेट नंबर 19 का क्वेश्चन, जीके जीएस का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है समान अध्ययन का कि नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था। तो देखिए, नीति आयोग जो आया था आपका योजना आयोग की जगह पर आया है योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था, और ये नीति आयोग के जो आया है आपका 1 जनवरी 2015 से। ऑप्शन नंबर जो होगा सी हो जाएगा। याद रखिएगा, ये नीति आयोग की स्थापना जो है भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर मंत्रिमंडल प्रस्ताव द्वारा 1 जनवरी 2015 को की गई। यह अभिकरण भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा, और इसका मुख्यालय जो है आपका नई दिल्ली में स्थित है, और इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है। तो ये याद रखिएगा, गुल्लक बच्चा बैंक किलकारी की स्थापना पटना बिहार में की गई थी। इसे किलकारी के नाम से जाना जाता है, और यह बैंक बच्चों को पढ़ाने के उद्देश्य से खोला गया है। यह बच्चों के बचत की आदत, पैसों की सही उपयोग एवं उचित प्रबंध को प्रोत्साहित करता है। किलकारी में नामांकित बच्चे गुल्लक के सदस्य बन सकते हैं, तथा मात्र 10 रुपये से एक खाता खोला जा सकता है। वित्तीय वर्ष के अंत में जमा राशि का गुल्लक द्वारा 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। तो जो राइट आंसर जो होगा आपका पटना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, कि कोकस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है। कोकस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है। तो कोकस प्लेट मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो होगा 3 का आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 का आपका ए हो जाएगा। याद रखिएगा, कोकस एक लघु स्तरीय भौगोलिक प्लेट है जो मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट तथा प्रशांत महासागर के नीचे स्थित है। इस प्लेट का क्षेत्रफल करीब जो है आपका 29 लाख वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा, और एवं प्रतिवर्ष 6 मिलीमीटर की गति से उत्तर पूर्व दिशा की ओर स्थानांतरित हो रही है। तो राइट आंसर जो होगा तीसरा क्या आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन और आपका 4 में कहता है कि 1931 के गांधी इरविन समझौता का परिणाम क्या रहा। तो 1931 के गांधी इरविन समझौता का परिणाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समन्वय आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1931 ईस्वी के गांधी इरविन समझौते के तहत समन्वय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त किया, और समन्वय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को डांडी में नमक कानून तोड़कर किए थे, और 24 दिवसीय डांडी यात्रा की शुरुआत भी महात्मा गांधी ने ही 12 मार्च 1930 को किया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो है, निम्नलिखित में किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। तो किस राज्य ने दिया है। तो याद रखिए, मिजोरम ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। राइट आंसर जो होगा आपका मिजोरम। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा, यह विचार पहली बार 2019 में सत्तारूढ़ मिजोरम नेशनल फ्रंट सरकार द्वारा
राज्य की खेल नीति के रूप में प्रस्तावित किया गया था। और फैसले का मुख्य उद्देश्य राज्य में खेलों को पेशेवर बनाना है। मिजोरम का राज्य पशु जो है सुमित्रन सीरो है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6 कि निम्न में कौन सी जल संधि या जल डमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है। तो ये जो आपका स्थित है आपका ग्रैंड जल संधि, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर 6 का आपका क्या हो जाएगा, बी। यानी ग्रैंड जल संधि जिसे ग्रेट चैनल के भी कहते हैं, ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है। जल संधि या जल डमरू पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता हो और जिसमें से नौकाएं गुजर कर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय तक जा सके। इसका भौगोलिक आकार अक्सर डमरू जैसा होता है जिसके दो बड़े जलीय भागों के मध्य में जल संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां कि कहता है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार उल्लेखित है। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 के संपत्ति अधिकार से संबंधित ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। 7 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। और ये इससे पहले मौलिक अधिकार की सूची में था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से क्या कर दिया गया, हटा गया। और संशोधन के बाद इसे संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और की बेटी थी। तो ये जो आपका थी ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के थी। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय और कुबेर नागा की बेटी थी, जिसका विवाह जो था आपका वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ 380 ईस्वी के आसपास हुआ था। रुद्रसेन द्वितीय शैव मातानुयायी था, जबकि प्रभावती वैष्णव मत को मानने वाली थी। विवाह के बाद रुद्रसेन भी वैष्णव हो गया था। यही 410 ईस्वी में प्रवसेन द्वितीय बड़ा पुत्र के नाम से वाकाटक शासक बना था, वाकाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा हिट जो है आपका सत्या नडेला आपका हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक है, याद रखिएगा सत्या नडेला। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 10वां कि कुद्रेमुख लौह अयस्क का खदान कहाँ स्थित है। तो कुद्रेमुख कर्नाटक के चिंकमंगलूर जिला में एक पर्वतमाला है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 कि निर्धन परिवारों से संबंधित ग्रामीण युवाओं के कौशल और उत्पादक क्षमता का विकास करने के माध्यम से समावेशी विकास को प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना शुरू की गई है। तो ये आपका योजना जो शुरू किया गया आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। इन्हें दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य गरीब ग्रामीण युवाओं को सरकार द्वारा स्किल देने के बाद निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ऊपर के वेतन पर रोजगार उपलब्ध कराना है। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 दिसंबर 2014 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12 में कहता है कि राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो ये राज्यसभा हर दूसरे साल भंग होती है। राज्यसभा भारत के राष्ट्रपति की सहमति से भंग होती है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है।
तो यही आपका सही है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा कि जो राज्यसभा जो है कभी आपका राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, याद रखिएगा कभी भंग नहीं होती है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। जो राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है, जबकि एक लोकसभा जो है निचली प्रतिनिधि सभा है। और राज्यसभा के सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिसमें 1/3 जो है सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। इसके सभापति एम वेंकैया नायडू हैं। इसके सभापति क्या है? एम वेंकैया नायडू। इसके सदस्यों की संख्या 245 है। और राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, इसलिए इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। निम्न में कौन एक नयनार संत नहीं थे? नयनार संत नहीं थे, तो ये ऑप्शन नंबर जो होगा 13 के आपका डी जो है अंडाल, ये नहीं थे। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। हिंदू धर्म में नयनार जो है भगवान शिव के भक्त संत थे, और इसका उद्भव जो हुआ मध्यकाल में मुख्यतः दक्षिण भारत के तमिलनाडु में हुआ था। और कुल 63 नयनारों में से नयनारों ने शैव सिद्धांतों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसी प्रकार जो थे आपका विष्णु के भक्त को संतों को अलवार कहते थे। समंदर सुंदर और अपार नयनार संत थे, जबकि अंडाल जो नहीं थे, याद रखिए। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 कि हिमालय की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो हिमालय की सबसे बाहरी परत जो है आपका, ये आपका शिवालिक पर्वत श्रेणी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आपका बी हो जाएगा। हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत को शिवालिक पर्वत श्रेणी कहा जाता है, जो सिंधु नदी से लगभग 2400 किलोमीटर तक फैली हुई है। बाहरी हिमालय को ऐतिहासिक काल में मानक पर्वत के रूप में भी जाना जाता था। हिमालय 3 समांतर श्रेणी से मिलकर बना है। एक उच्च हिमालय जिसको हिमाद्री भी कहते हैं, लघु हिमालय हिमाचल कहते हैं भी, शिवालिक पहाड़ियां जिसमें तलहट्टी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये जो करने वाले पागल पंथ की स्थापना करमशाह। ऑप्शन नंबर जो होगा का बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। पागल पंथ अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, जिसका प्रभाव उत्तर बंगाल में अधिक था। 1825 ईस्वी में करमशाह के उत्तराधिकारी और उसके पुत्र टीपू ने जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह किया था, और 1833 ईस्वी में पागलपंथी विद्रोह का कुचल दिया गया था। बाद में पागलपंथी संप्रदाय ब्रौल संप्रदाय से मिल गया, जिसकी स्थापना 18वीं शताब्दी में ललन फकीर ने की थी। राइट आंसर 15 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है फराजी कौन था? फराजी कौन था? फराजी था हाजी शरीउतुल्लाह के अनुयायी था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। यानी फराजी आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था 1818 ईस्वी में हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा की गई थी, और यह आंदोलन बंगाल के फरीदपुर नामक क्षेत्र में केंद्रित था। और शरीयतुल्लाह के पश्चात इसके पुत्र दादू मियाँ के नेतृत्व में विद्रोह चला, जिसे अंग्रेजों द्वारा कई बार दबाया गया। फराजी जो है आपका, फराजी शब्द की उत्पत्ति फर्ज शब्द से हुई है। यह विद्रोह 1838 से 1857 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 17 कि राम-मोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ? राम-मोसी। तो राम-मोसी जो विद्रोह हुआ था आपका, वो पश्चिमी घाट में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। राम-मोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में रहने वाले राम-मोसी जनजाति के लोगों द्वारा 1822 ईस्वी में सरदार चितर सिंह के नेतृत्व में किया गया। इन्होंने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर आक्रमण किया। 1525-26 ईस्वी में उमा जी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह हुआ, जो 1829 तक चलता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका, तो ये आपका अगला क्वेश्चन है कि बघेरा कहता है कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बघेरा विद्रोह, तो जो बघेरा विद्रोह हुआ था आपका बड़ौदा में। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा आपका जो हुआ था कहाँ हुआ था? बड़ौदा में। और अखो मंडल के बघेरे में आराम से ही अंग्रेजों शासन के विद्रोह किया था। और बड़ौदा के गायकवाड़ा ने अंग्रेजी सेना की सहायता से
बघेरा को दबाया और इससे बघेरा ने विद्रोह कर दिया। 1818-19 ईस्वी में इन्होंने अंग्रेजों राज पर भी आक्रमण किया और 1820 ईस्वी में एक संधि द्वारा शांति स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो ये आपको नियंत्रित करने के लिए जो आपको किया गया था 1835 में, 1867 में, 1878 में और 1908 में। तो राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा, याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। यानी प्रेस से संबंध में ब्रिटिश द्वारा कुछ प्रमुख अधिनियम बनाए गए और प्रेस अधिनियम 1831, मेटकॉप अधिनियम जिसको कहते हैं, लाइसेंसिंग अधिनियम जो 1857 ईस्वी का पंजीकरण अधिनियम है, और वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1877 और समाचार पत्र अधिनियम 1908, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910, भारतीय प्रेस इमरजेंसी अधिनियम 1931 कुछ जो थे ये आपका भारतीय में मीडिया नियंत्रित करने के लिए एक्ट पारित किया गया था। तो राइट आंसर जो होगा आपका 19 के ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारा आपका 20 में कहता है कि न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई। इन लेखों का लेखक कौन था? तो इसका जो लेखक था अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, याद रखिएगा ए हो जाएगा। यानी आपका अरविंद घोष द्वारा 1893 ईस्वी में एक लेख श्रृंखला न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक से प्रकाशित की गई। इसमें कांग्रेस के उदार विचारधाराओं एवं नीतियों की आलोचना की गई थी और इन लेखकों का प्रकाशन इंदु प्रकाश एवं बॉम्बे डेली समाचार पत्रों में 9 लेखों की श्रृंखला में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 21 कि आपका आता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला इसका आंसर जो होगा आपका 21 के सी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। यानी आपका नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं थे। तो राइट आंसर जो होगा 21 का आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा 21 का आपका सी। और नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय सर्वदलीय समिति के तीसरे सत्र में लाई गई थी और इसमें आपका भावी भारतीय संविधान के लिए मूलभूत लक्षणों को रखा गया था। इसे ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें भारत के लिए डोमिनियन राज के साथ संसदीय व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया था। तो ये आपका राइट आंसर जो होगा आपका 21 का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला चलते हैं 22 कहता कैथरीन मेयो, एडल्स एक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 22 के आपका ए हो जाएगा। उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणियां लिखी। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका राइट आंसर आपका 22 के ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 के ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23 किसने 1921 ईस्वी में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाया? तो ये आपको उठाया था मौलाना हसरत मोहानी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 21 का आपका नहीं, 21 नहीं 23 नहीं, 23 का डी हो जाएगा। यानी मौलाना हसरत मोहानी भारतीय इतिहास में प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1921 ईस्वी में आयोजित ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता आज़ादी ए कामिल की मांग की। उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी बुलंद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानना है। तो इसे ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 24 के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को, याद रखिएगा 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष और
समाजवाद के लिए की गई थी। और राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना में आपका विजयदशमी को 27 दिसंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में किया था। तो याद रखिएगा 1925 ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये आपका बी होगा। राइट आंसर 24 के आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 25 कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। तो इसका राइट आंसर होगा 25 के आपका सी होगा। 1930 के दशक में ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना अप्रैल 1900 याद रखिएगा 36 में सहजानंद सरस्वती द्वारा लखनऊ में की गई और सहजानंद सरस्वती द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा की नींव 1929 ईस्वी में रखी गई। इन्होंने किसानों की दशा सुधारने के लिए जमींदारी व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को नेतृत्व प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 26 कि निम्नलिखित में कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो कौन सा उन्हें हुआ था, तो ये आपका जो हुआ था तीसरा गोलमेज सम्मेलन आपका लंदन में 17 नवंबर 1932 को हुआ था। तीसरा ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा यह नाम मात्र सम्मेलन था क्योंकि इसमें कांग्रेस और ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने भाग लेने से मना कर दिया और इस सम्मेलन में एक श्वेत पत्र जारी किया गया जो बाद में भारतीय शासन अधिनियम 1935 का आधार बना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 27 कि 1920-22 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक है थे। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। असहयोग आंदोलन जो 1920-22 ईस्वी के दौरान बिहार में गांधी जी के विषय में चर्चा थी कि वे साधारण मनुष्य नहीं, उनको एक अवतार के रूप में देखा गया। वे महामानव एवं दया की मूर्ति के रूप में बिहार के जनमानस पर अंकित हो गए थे। गांधी जी को राम का अवतार तथा ब्रिटिशों को आधुनिक रामन के साथ साथ उन्हें धर्म एवं अंग्रेजों को अधर्म का प्रतीक माना गया। तो राइट आंसर जो होगा आपका 27 के ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 28 में कहता है इनमें कौन बिहार के किसान नेता थे। तो ये जो आपका बिहार के किसान नेता इसमें आपको स्वामी सहजानंद थे। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सिर्फ दूसरा ही सही होगा और दूसरा आपका डी में है तो डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा 28 का आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। यानी बिहार में किसान आंदोलन सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना के साथ आरंभ हुआ। उत्तरी बिहार में किसानों के जीविकोपार्जन अधिकार को जमींदारों द्वारा छीने जाने के कारण 1919-20 ईस्वी के दौरान किसान आंदोलन का विकास हुआ। तो राइट आंसर जो होगा 28 के आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है किस क्षेत्र में रोहल संस्कृत्यायन 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा छपरा ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। यानी रोहल संस्कृत्यायन को हिंदी यात्रा सहित का पिता कहा जाता है। याद रखिएगा। और वे असहयोग आंदोलन के दौरान छपरा में सक्रिय थे। वे असहयोग आंदोलन के प्रसार के लिए छठ पूजा को पसंद करते थे क्योंकि इस पर्व पर बड़ी संख्या में महिलाएं सूर्य भगवान की पूजा के लिए एकत्र होती थी और इससे उनके बीच असहयोग आंदोलन के प्रचार में आसानी होती थी। तो राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 30 कहता है किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे चंद्र नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों को दुर्दशा पर प्रकाश डाला। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 30 के आपका राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा पीर मोहम्मद मुनीस। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा 30 का। यानी पीर मोहम्मद मुनीस गुरु प्रशिक्षण स्कूल बेतिया में एक अध्यापक थे और हिंदी पत्र प्रताप के लिए स्थानीय संवाददाता थे। महात्मा गांधी के आने से पहले जनवरी 1916 ईस्वी में उन्होंने दुख आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों
से लेख लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। तो राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 है कि निम्नलिखित में क्या था, निम्नलिखित में किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था। तो ये आपका था 1972, 73 और 1976, 77। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 31 के क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार लेता है। और फिर आगे है दूसरा कि रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर लेता है। तो राइट आंसर जो होगा आपका 32 के राइट आंसर जो होगा आपका डी, ना एक सही है ना दो सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। यानी भारतीय जो है आपका बैंक दर जो होता है आपका बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लघु अवधि के लिए ऋण प्रदान करता है। और रेपो जो है आपका रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई प्रतिभूतियों के बदले बैंकों को लघु अवधि के लिए ऋण प्रदान करता है। रेपो दर में वृद्धि होने पर आरबीआई से ऋण प्राप्त करना अधिक महंगा हो जाता है। तो राइट आंसर जो होगा ना एक सही है ना दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है। ग्रामीण आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि आधारित उद्योग, ग्रामीण टेलीफोनी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 33 का आपका सी हो जाएगा, कृषि आधारित उद्योग। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34 कहता है निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। EAS, ट्राइसेम, JRY, RLEGP इस योजनाओं को लागू करने का सही कालक्रम बताना है। सही कालक्रम तो अगर देखा जाए आपका ट्राइसेम तो 1919 आपका जो हुआ था, इसे लिख देते हैं आपका, ये आपका आया था 1919 में ट्राइसेम। और ये आप किसकी शुरुआत हुआ था 15 अगस्त 1983 को। आपका RLEGP ये आपका 1983 में हुआ था, 1983 में। और फिर उसके बाद JRY जो है आपका 1989 में, JRY 1989 में। और उसके बाद जो आपका आया था EAS 1993 में, 1993 में। तो सबसे पहले नंबर दूसरा होगा। तो दूसरा तो आपको दूसरा के बाद आपको हो जाएगा दूसरा के बाद चौथा, दूसरा चौथा ऑप्शन नंबर देखिए डी है। तो राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा का 35 कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित है। जस्टिस आंदोलन उत्तरी भारत, कायस्थ आंदोलन कर्नाटक, लिंगायत आंदोलन दक्षिण भारत, नाम शूद्र आंदोलन बंगाल। कौन सुमिलित है ये बताना है। तो सुमिलित जो आपका है ऑप्शन नंबर डी में है कि नाम शूद्र आंदोलन बंगाल, ये आपका सुमिलित है। राइट आंसर जो होगा आपका 35 का आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 का आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा बंगाल के पूरे जिलों में एक अछूत नाम शूद्र जाति थी, उसने द्वारकानाथ मंडल के नेतृत्व में 1872-73 में एक आंदोलन चलाया। इसको नाम क्षुद्र आंदोलन कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विकलांग दिवस प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा 3 दिसंबर को। राइट आंसर जो होगा आपका 36 का आपका डी हो जाएगा। 3 दिसंबर को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1992 ईस्वी में इस दिवस को समर्थन करने के बाद अनुपालन के फलस्वरूप यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। यह आपका आसक्त यानी असमर्थ लोगों को हौसला बढ़ाता है और उनके अधिकार और सम्मान देने का समर्थन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है, तो मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका
बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है जो मानव अधिकारों की रक्षा के लिए संबंधित है। पूरे विश्व में इस संगठन को 7 मिलियन सदस्य और समर्थक हैं। 28 मई 1961 को पीटर बेनेंसन द्वारा लिखित द फॉरगॉटेन प्रिजनर्स नामक लेखक के द ऑब्जर्वर ने प्रकाशित होने के बाद 1961 ईस्वी में लंदन में इस संगठन की स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर जो होगा आपका 37 का आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि प्रिंस ऑफ वेल्स का किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका गोल्फ से संबंधित, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39 कहता निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो यह आपका बी ए स्मिथ नहीं, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। बी जो थे आपका बी स्मिथ नहीं थे, बी स्मिथ नहीं थे। विसेंट आर्थर स्मिथ एक ब्रिटिश भाषाविद और इतिहासकार थे और वे 1871 से 1900 ईस्वी के दौरान भारतीय सिविल सेवा में कार्यरत थे और सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने स्वयं को लेखक के प्रति समर्पित कर दिया। उन्होंने अशोक और अकबर जैसे कई शासकों पर पुस्तकों लिखी जिन्होंने भारत और श्रीलंका के उत्कृष्ट कलाओं के इतिहास पर भी पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा है वास्तव में एक मस्जिद है जिसका निर्माण 1199 ईस्वी में दिल्ली के प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यह दिल्ली कुतुबुद्दीन मीनार कॉम्प्लेक्स है जिसे कवाल उल इस्लाम मस्जिद इस्लाम की शक्ति के नाम से जाना जाता है। यह समकालीन है और भी आपका विखंडित मंदिर के अवशेषों से बनाया गया था। तो राइट आंसर जो होगा आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुजुक ए बाबरी, तो तुजुक ए बाबरी आपका तुर्की भाषा में लिखा गया, याद रखिएगा। आपका मुगल सम्राट बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी जो लिखा था आपका तुर्की भाषा में लिखी थी। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ये हो जाएगा सी हो जाएगा। और बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था और तैमूर वंशज था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 42 में हल्दी युद्ध के कथा हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो ये आपका हकीम खान थे। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। हकीम खान सूरी एक अफगान योद्धा और राणा प्रताप सेना की तोपखाना के प्रमुख के पद पर कार्यरत था। उसने 1536 में हल्दी घाटी के युद्ध में बहादुरी का परिचय देते हुए शत्रुओं के दांत खट्टे कर दिए और अंत में वीर गति प्राप्त हुई। वह सूर साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी का वंशज था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी आपका रायगढ़ थी। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। इन्हें शिवाजी 1674 ईस्वी में छत्रपति की उपाधि ग्रहण कर स्वयं मराठा राज्य की स्थापना की और रायगढ़ इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो याद रखिएगा ये आपका 1773 ईस्वी में पारित किया गया। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। और 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य जो था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन व्यवस्था की जांच करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो सबसे अगर देखा जाए कनाडा की सबसे विश्व की सबसे लंबी तटीय रेखा है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा कनाडा, जिसकी लंबाई आपका 2 लाख से भी ऊपर है, 2 लाख के करीब किलोमीटर है, कंफर्म मुझे याद नहीं है। तो इसका सबसे ज्यादा आपका कनाडा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि पेनाई यूरोप अल्पेशियन अमेरिका के अरावली भारत उदाहरण है, यानी किस पर्वत के उदाहरण है? तो ये जो है आपका उदाहरण आपका ऑप्शन नंबर जो होगा पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 47 कि निम्नलिखित में कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है?
तो ये आपका लंदन है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। लंदन मेटल एक्सचेंज विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक व्यापारिक धातु और कीमत जोखिम प्रबंधन केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी कृष्णा तथा कावेरी, लूनी, नर्मदा, ताप्ती। ये डी में है कि ए अभी दोनों। तो ये ऑप्शन नंबर जो होगा ए अभी दोनों हो जाएगा। इन्हीं सभी जो है आपका बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। और भारत के अधिकांश प्रमुख नदियां जो है समानता जो है पूरब दिशा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगर देखा जाए कि नर्मदा, लूनी और ताप्ती जो है पश्चिम को बहने वाली प्रमुख नदियां हैं जो अंत में अरब सागर में गिरती है। याद रखिएगा, नर्मदा, ताप्ती और लूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो यहाँ आपका डिगबोय असम में, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। डिगबोय असम में, याद रखिएगा डिगबोय असम में। और डिगबोय रिफाइनरी जो है आपकी, इसकी स्थापना जो असम तेल में किया गया था 1909 ईस्वी में की गई थी और ये एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है भारत में? तो ये आपको जाना जाता आपका ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। याद रखिएगा ये ब्रह्मपुत्र नदी का एक भाग है जो तिब्बत से होकर बहती हुई तिब्बत में इसे तिब्बती नाम के नाम से जाना जाता है, या मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत के दक्षिण पूर्व में तिब्बत के पश्चिम में स्थित अंगसी ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 51। साइटोलॉजी निम्न का अध्ययन संबंधित है। साइटोलॉजी किसका संबंधित है? तो साइटोलॉजी जो है कोशिका के अध्ययन में आपका है, कोशिका अध्ययन के विज्ञान को कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, लैरिंग्स या स्वर तंत्र के शीर्ष पर जीभ के पीछे स्थित पत्ती के आकार का एक उपस्थित परवल पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या कहते हैं। तो आपको एपिगाल्टियस का, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ये लैरिंग्स या स्वर तंत्र के शीर्ष पर जीभ के पीछे स्थित पत्ती के आकार का एक उपस्थित परवल पाया जाता है जिसे एपिग्लॉटियस या कंठ आपका कंठ छद कहते हैं, जो खाते समय खाए जा रहे पदार्थों को श्वास नलिका तथा फेफड़ों की ओर जाने वाले ओर जाने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53 है। 53 में कहता है कि इनमें किस प्रकार का मैलवेयर एक प्रकार का प्रोग्राम या कोड होता है जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर पर उसकी जानकारी के बिना लोड होकर उसकी इच्छा के विरुद्ध चलता है? तो ये आपका कंप्यूटर वायरस हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 54 कि पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को निम्न रूप में जाना जाता है। तो क्या क्या जाना जाता है? तो ये जो आपको रंध्र के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। यानी पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र के रूप में जाना जाता है जिसे अस्टोमोटा कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में निम्न में कौन सी चौथी पीढ़ी की भाषा का उदाहरण है? तो ये आपका है SQL, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है इसका पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त किया जाता है? लौंग, तो लौंग जो है आपका अंत ज्वार से प्राप्त किया जाता है, नहीं, शुष्क पे आपका शुष्क पुष्पे कली से प्राप्त किया जाता है। शुष्क पुष्पे कली से प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर जो होगा आपका 56 का आपका डी हो जाएगा। और ये आपका ओंकोजिन संबंधित है। ओंकोजिन संबंधित, ओंकोजिन जो है एक जीन है जो कर्क रोग की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार कारक है। याद रखिएगा। और कैंसर के एक प्रकार का असंगठित उत्तक वृद्धि की बीमारी है जो कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन तथा विकास के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका होगा सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका डी नहीं, इसके ये आपका डी नहीं होगा। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है?
तो सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए हो जाएगा। याद रखिएगा, सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है और ये सोडियम होगा। इसीलिए इसे क्या करते हैं कि इसका द्रव्यमांक जो होता है ना, द्रव्यमांक के घनत्व कम होता है, अतः इसे सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डीएनए की किसने अंतःपात्र में बनवाया? डीएनए की किसने अंतःपात्र में बनवाया? तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका आर्थर कोनबर्ग, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। राइट आंसर क्या होगा? ए। यानी आर्थर कोनबर्ग प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने आइसोलेट डीएनए पॉलीमर और सिंथोसाइट डीएनए को अंतःपात्र या प्रखनली में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 60 के वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो ये आपको किया गया था प्लूटोनियम, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 9 अगस्त 1945 को जापानी शहर नागासाकी पर अमेरिका द्वारा गिराए गए बम का कोड नाम फैटमैन था और फैटमैन इम्प्लोजन प्रकार का परमाणु बम था जिसमें प्लूटोनियम का प्रयोग हुआ था। और हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसमें आपका यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है 61 कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों घूमती हैं वो कौन थे? तो ये ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी कॉपरनिकस बोले थे सबसे पहले नंबर। यानी कॉपरनिकस 1512 से सिद्ध किया कि हेलियोसेंट्रिक सौर मंडल में पृथ्वी सूर्य के चारों घूमती है। उन्होंने बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर एक वर्ष में पूरा करती है और पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर रोज पूरा करती है। नेक्स्ट है कि तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? ऑप्शन इसका है तंबाकू, अल्कोहल, आयनीकरण विकिरण या पराबैंगनी। तो ऑप्शन नंबर होगा सी आयनीय विकिरण, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आयनीय विकिरण का प्रयोग कई क्षेत्रों जैसे चिकित्सा, अनुसंधान, निर्माण और कई अन्य क्षेत्रों में होता है, लेकिन इसका अधिक प्रभाव जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इससे बहरापन, कैंसर और मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। तो ये आपका जल जन रोगों का है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 65 कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो ये आपका जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में, ऑप्शन नंबर जो होगा 75 का आपका आंसर डी होगा। नेक्स्ट है जीवाणु की खोज किसने किया था? तो ये आपको किया था 1683 में एंटोनी वान ल्यूवेनहुक ने सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दांत के खुरचन में जीवाणु को देखा। उन्होंने सूक्ष्म जीव कहा, इसी कारण इनको ल्यूवेनहुक ने माइक्रोबायोलॉजी का पिता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा, ल्यूवेनहुक। नेक्स्ट है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो इसका कारण है सहभागिता, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। तो ये है आपका माइक्रोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा, माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा एवं सरलता जीव है। ये प्रोकैरियोटिक है जो अपने सूक्ष्मतम आकार में सख्त कोशिका भित्ति के अभाव में जीवाणु भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 69 कि सर्वप्रथम मानव हृदय प्रतिरोपण हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तो सर्वप्रथम आपको जो हुआ था आपका वो दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर होगा आपका सी होगा। क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के कार्डियक सर्जन थे। ये विश्व के प्रथम कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने प्रथम बार गुटेक्यूलर अस्पताल केप टाउन में आपका 53 वर्षीय लेविस आपका वास्कांस्की के शरीर में 3 दिसंबर 1967 को हृदय का सफल प्रतिरोपण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 70 कि पादप कली है। पादप कली एक भोजनीय टहनी है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रयुक्त होता है? तो ये आपका होता है ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा पुष्प तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प आपका रैफलेशिया है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका
बी हो जाएगा, याद रखिएगा, रैफलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 73 कि विकास का मुख्य कारक, विकास का मुख्य कारक है, तो विकास का जो मुख्य कारक है ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी, ये प्राकृतिक वरण, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, कैसी होती है, तो मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है आपका खोखली होती है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोयले के सर्वोत्तम प्रकार है, तो कोयले का सर्वोत्तम प्रकार जो है आपका एंथ्रासाइड है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखिएगा। और बिट्टुमिनस जो है कोयला का समान प्रकार है, जिसमें कार्बन का अंश जो होता है 70 से 80% लगभग होता है। तो ये आपका आज का क्वेश्चन जीके जीएस कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। थैंक यू।